सर अभी जैसा कि हम सभी सुनते हैं देखते हैं, आपकी लीडरशिप को देखते हैं, वो पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास है सर। यहाँ पे एक सवाल मन में आता है कि सब कुछ स्मूथली हो गया या चैलेंजेस भी रहे इस लेवल तक पहुंचने के लिए सर। नहीं, चैलेंजेस भी रहे हैं और चैलेंजेस से आगे बढ़े हैं। चैलेंजेस पहले अगर बात करें तो टाइम का चैलेंज था कि पार्ट टाइम हमने काम शुरू किया। और जब मैंने ये काम शुरू किया तो लगभग मेरा विद्यालय 9 किलोमीटर पैदल आना जाना था। 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी और वहाँ पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। समय का चैलेंज पहले आया, उसके बाद समाज का चैलेंज भी आया। समय मैनेज किया तो समाज ने भी कई प्रकार के सवाल खड़े किए कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपके पास बहुत अच्छा वेतन आपको मिलता है। हमारा कोचिंग सेंटर भी उस टाइम पे चलता था, एनजीओ में भी काम करने का मौका मिलता था। कि आप इस अभियान में, इस इंडस्ट्री में कितना समय दे पा रहे हैं सर? जो अचीवमेंट आपके अभी पास है, पार्ट टाइम में है सर, तो कितना समय दे पा रहे हैं अभी फिलहाल आप? जी प्रीत जी, अभी मेरे सामने समय का बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं लगभग सुबह पौने 7 बजे अपने कार्यस्थल के निकल जाता हूँ और लगभग वही 7 बजे मैं वापस आ पाता हूँ। 12 घंटे मुझे पूरा देना होता है, जिसमें कि लगभग 4 से 5 घंटा मेरा ट्रैवलिंग का है। बाकी 6 से 6.5 घंटा विद्यालय के लिए मैं पूरा फोकस करता हूँ। और मेरा अपना एक सिद्धांत है, मैं जिस भी क्षेत्र में कार्य करता हूँ पूरे तन मन और धन के साथ कार्य करता हूँ। कहीं पर भी मुझे अंदर से एक आवाज प्रेरित करती है कि किसी भी क्षेत्र में मैं रहूं, मैं उस क्षेत्र में बेवफाई न करूं, मैं वहां पे काम चोरी न करूं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं जब विद्यालय में जाता हूं तो पूरी ताकत के साथ मैं कार्य करता हूं। और साथियों नमस्कार। प्रीत राव टॉक्स के एक और बेहतरीन एपिसोड में मैं प्रीत राव आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार एक ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूं। वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स, जो चैलेंजेस उनके फेस होते हैं वो जस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं। कैसे कैसे फील्ड में जो हमें चैलेंजेस मिलते हैं उनको कैसे हम एक्सेप्ट करें, उनको एक्सेप्ट करके कैसे आगे बढ़े, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। उसी कड़ी में आज एक जबरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और मैं सर के प्रोफेशन की मैं बात करूं, सर गवर्नमेंट स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पे सर हैं। लाखों रुपए वहां से मिल रहे हैं, लेकिन उनका क्या वो डिसीजन था, क्या उनकी वो मजबूरी थी जो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा? तो रमेश देवराड़ी सर, आपका प्रीत राव टॉक्स में स्वागत है सर, वेलकम है। थैंक यू प्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस शानदार मंच पे मुझे बुलाने का जो अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि आज हमारी जो वार्ता होगी बहुत शानदार होगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके अंदर वो लीडरशिप है काफी। मैं भी बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ सर, और आपने बहुत कम समय में वो अचीवमेंट मिली है सर। हम बिगनिंग करते हैं सर, थोड़ा बैकग्राउंड आप बताएंगे सर अपना, लाइफ में कैसे आप गवर्नमेंट जॉब, डायरेक्ट सेलिंग, फैमिली बैकग्राउंड। जी सर, बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करते हैं सर। जी प्रीत जी, बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो जन्म गांव में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट चमोली का एक छोटा सा गांव थराली सूना मेरा जन्म स्थान है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उसके बाद इंटरमीडिएट की जो शिक्षा हुई है वो भी गांव के बगल में हुई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन फिर बीएड ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हुआ। उसके बाद जैसे होता है हम लोगों का एक उद्देश्य, पढ़ लिख करके नौकरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और इसी क्रम में मुझे अवसर मिला प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने का। और जहां पर मुझे मात्र 450 रुपया वेतन मिलता था। और इस स्कूल में कार्य करने के लिए मैं लगभग 13 किलोमीटर पैदल जाता था और 13 किलोमीटर पैदल आता था। 2 साल तक मैंने वहां पे काम किया। और फिर उस विद्यालय से मैं दूसरे विद्यालय में निकला। वो गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, गवर्नमेंट का जो एक प्रोसेस था कॉन्ट्रैक्ट बेस का, वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। और फिर कुछ टाइम वहां पे भी काम किया मैंने, फिर वहां पे मैंने रिजाइन किया। फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की जो परमानेंट पोस्ट है उस पे मेरा चयन हुआ।
दो से ढाई साल फिर वहां भी काम किया, वहां भी मैंने रिजाइन किया। फिर 2005 में लोक सेवा आयोग से मेरा एज ए लेक्चरर मेरा चयन हुआ। और वर्तमान में मैं प्रधानाचार्य पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट टिहरी का एक विद्यालय राय का थत्यूर, वहाँ पे कार्यरत हूँ। परिवार की बात करूँ तो परिवार में माता पिता हैं, दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दो बच्चे हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से जीवन आगे बढ़ रहा है। ये पारिवारिक स्थिति और वर्तमान की स्थिति मेरी है। जी। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर। आपने बताया कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और अब जो है कि लेक्चरर के पद पे भी आप थे, और अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में आप प्रधानाचार्य के पद पे आप कार्यभार संभाल रहे हैं सर। बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा सर, काफी सब कुछ अच्छा होने के बाद, एक अच्छा पैकेज मिलने के बाद, आपकी क्या वो मजबूरी रही कि सर आपने इस इंडस्ट्री की तरफ जो है अपना कदम रखा सर, इस अभियान को चुना आपने? जी प्रीत जी, मेरे अंदर पहले से ही एक क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा पैसन रहा है, बहुत बड़ा शौक रहा है। मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं सामाजिक क्षेत्र में। और गाँव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ। और ये नेटवर्क मार्केटिंग भी मेरे जीवन में बिना मेरी चाहत के या बिना मेरी प्लानिंग के आया। जबकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि इस तरह का एक बिजनेस चल रहा है। जबकि उसको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जी बहुत ज़्यादा उसको अनुभव नहीं था, न उस सिस्टम में था। और मैं ऐसे ही इस सिस्टम में आ गया बिना प्लानिंग के, बिना चाहत के। और इसके पीछे मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी रही है पहले से, कि कुछ नया काम करना है, कुछ नया सोचना है, नए मुकाम को प्राप्त करने हैं। और इससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हमने तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। दो तीन बार माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिला, दो तीन बार प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला। जितने भी हमारे स्टेट के बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। तो वो क्रिएटिविटी पहले से मन में थी कि कुछ नया करना है। और उस नए करने में कोई ईगो नहीं, कोई संकोच नहीं। सीखने का एक जज्बात था कि सीखना है। और इसी क्रम में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन में आया। जबकि मैंने बहुत बड़ी प्लानिंग इसके लिए नहीं की थी, लेकिन आज मैं इसका होके रह गया। और वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक विजन है वो बहुत मजबूत है। आज ये केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ अपने माता पिता का, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ आदरणीय टीसी जी का, आज जिन्होंने इतना बहुत शानदार प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया। और आदरणीय गुरुदेव राव सर जी का, जिनके माध्यम से हमें हर स्टेप पे गाइड किया गया कि कैसे कैसे इस सिस्टम में आगे बढ़ना है, इस सिस्टम में कामयाब होना है। तो कहने का मतलब, ये मेरे जीवन में बिना चाहत के ये आया है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, कामयाबी भी आगे मिलती जा रही है। जी। जी सर, आपने बताया कि कैसे आपकी शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में, आपने कैसे कदम रखा। आप स्टार्टिंग से चाह रहे थे कुछ नई सोच, क्रिएटिविटी वो आपके अंदर थी, तो एक अलग दिशा में आप जो है कार्य को करना चाह रहे थे सर। लेकिन इस इंडस्ट्री की आपने बात की, नेटवर्क मार्केटिंग की आपने बात रखी, लेकिन इसमें आपने आरसीएम अभियान को ही क्यों चुना सर? ऐसा क्या दिखा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं सर भारत देश में, आपने आरसीएम अभियान में ही क्यों शामिल होने का निर्णय किया सर? जी। मैं अगर सत्य कहूँ तो मुझे इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का किसी भी तरह का अनुभव नहीं था। जी किसी भी प्रकार का नॉलेज मेरे पास नहीं था। हाँ, कुछ हमारे जो दोस्त लोग थे उन्होंने हमें जरूर बताया था कि कुछ बैंक काम कर रहे हैं और इस तरह से उसमें एजेंट बनना है, इस तरह से पैसा आपको मिलेगा। लेकिन मैंने उस पर बहुत ज़्यादा पहले विश्वास नहीं किया, क्योंकि बैंकिंग जो प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट के नियमों के तहत चलता है। तो जब मेरे दोस्तों ने बैंकिंग के कई मीन्स जो प्लान थे मेरे सामने रखे, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन बाई चांस कहें, ऊपर वाले की कृपा कहें, कि मेरे पास
नेटवर्क मार्केटिंग का पहला और अंतिम जो प्लान आया वो आरसीएम का आया है। और हो सकता है कि मेरे कर्म कुछ अच्छे रहे हों, मेरे माता पिता के कुछ अच्छे कर्म रहे हों, जिनके माध्यम से उनके आशीर्वाद के रूप में मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला। जबकि होता यह है कि बहुत सारे लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में मीन्स धोखे खा जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सही कंपनी नहीं होती है, सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है, सही लीडरशिप नहीं होती है, और कई लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत लकी रहा इस मामले में कि मुझे बहुत अच्छा सिस्टम मिला, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बहुत सी लीडरशिप मिली। इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हीं की कृपा से इतना शानदार सिस्टम मेरे जीवन में आया, बिना मेरे अनुभव के, बिना मेरे ज्ञान के। जी। जी सर, लक्की रहे आप कि आपको ये अभियान मिला, ऐसा आपका कहना है सर। क्योंकि पहले से आपको इतनी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, दोस्तों से आपने सुना था। सर अभी जैसा कि हम सभी सुनते हैं, देखते हैं, आपकी लीडरशिप को देखते हैं, वो पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास है सर। यहाँ पे एक सवाल मन में आता है कि सब कुछ स्मूथली हो गया या चैलेंजेस भी रहे इस लेवल तक पहुंचने के लिए सर? नहीं, चैलेंजेस भी रहे हैं और चैलेंजेस से आगे बढ़े हैं। चैलेंजेस पहले अगर बात करें तो टाइम का चैलेंज था कि पार्ट टाइम हमने काम शुरू किया। और जब मैंने ये काम शुरू किया तो लगभग मेरा विद्यालय 9 किलोमीटर पैदल आना जाना था, 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी। और वहाँ पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। समय का चैलेंज पहले आया, उसके बाद समाज का चैलेंज भी आया। समय मैनेज किया तो समाज ने भी कई प्रकार के सवाल खड़े किए कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपके पास बहुत अच्छा वेतन आपको मिलता है, हमारा कोचिंग सेंटर भी उस टाइम पे चलता था, एनजीओ में भी काम करने का मौका मिलता था। तो समाज की तरफ से बहुत सारे चैलेंज आए। लोगों ने टीका टिप्पणी शुरू की, लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया कि आप साबुन तेल के बिजनेस में हैं, आपको क्या जरूरत है, पैसों की कमी है, क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन हम इस सिस्टम के विजन को समझ चुके थे और इन इन चैलेंजों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम बड़े कमिटमेंट के साथ इस सिस्टम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके थे। और कहा भी जाता है कि जब आप मजबूत होते हैं, जब आपका उद्देश्य मजबूत होता है, जब आपका लक्ष्य मजबूत होता है, तो छोटे मोटे चैलेंज फिर आपके सामने टिकते नहीं हैं। और यही हमारे साथ भी हुआ। छोटे मोटे चैलेंज आए, लोगों की टीका टिप्पणी आई, कई लोगों ने शिकायत करने की कोशिश की, कई लोगों ने बीच में अवरोध पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हमारे मजबूत लक्ष्य के आगे, हमारे मजबूत विजन के आगे ये सारे चैलेंजेस धराशायी हो गए और हम लगातार आगे बढ़ते गए। जी जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आपका ये कहना मैं मान सकता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चैलेंजेस पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें से अगर कोई निकलता है तो वो आर्ट ऑफ लाइफ है। जी। जी। आपने चैलेंजेस जो हर किसी के साथ आते हैं वो आपने भी फेस किए। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि शुरुआती दौर में होता है कि एक जब हम किसी के साथ एसोसिएट करते हैं, किसी को बताने जाते हैं, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि ये तो लोगों के सामने से जो चैलेंजेस हमें मिलते हैं, लोगों की बातें सुनने को मिलते हैं कि आपके पास तो एक अच्छी जॉब है, कहाँ आप लग गए साबुन तेल धनिया मिर्ची वाले इस कंसेप्ट में आप आ गए। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपने बताया कि आप का निर्णय जो आपके स्टार्टिंग से एक नई सोच थी, कुछ क्रिएटिविटी करने का मन था, अब इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके, इस अभियान को लेके अब आगे का क्या विजन है सर आपका? जी, विजन तो बहुत बड़ा है। आज अगर मैं बात करूं तो आज जो मैंने 23 साल स्टडी की है, उससे जो नहीं मिला वो डार्ट सर ने दिया है। 23 साल से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब को हो गया है, जो वहां से नहीं मिल पाया है वो इस डार्ट सेलिंग ने दिया है। डार्ट सेलिंग एक संपूर्ण जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा करता है। डार्ट सेलिंग बड़ी सोच कैसे पैदा की जाती है वो हमने यहाँ से सीखी। पॉजिटिविटी कैसे अपने अंदर लानी है वो हमने यहाँ से सीखी। हैबिट का निर्माण कैसे करना है वो हमने यहाँ से सीखा। अब मालिक बनने का एक जो भाव होता है वो हमने यहाँ से सीखा। रिजेक्शन हैंडल कैसे करना है वो हमने यहाँ से सीखा। लीडरशिप कैसे हमें अपने अंदर लानी है वो हमने यहाँ से सीखा। आ, किसी भी फील्ड में किस तरह से अपने आप को अव्वल रखना है वो हमने यहाँ से सीखा।
तो कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा एक विजनरी प्लेटफॉर्म है और आरसीएम जैसा महान अभियान जिसके अंदर जीवन के बहुत सारे उद्देश्य छिपे हुए हैं। और आदमी इस अभियान को यदि आत्मसात कर ले तो उसका आगे आने वाला जो समय है वो बहुत बेहतर होने वाला है। और अपना ही समय नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं अपनी बात करूं, लगभग 23-24 साल गवर्नमेंट जॉब में एक किसी भी बंदे को 500 रुपए की नौकरी देने का मेरे पास ना राइट था, ना है और न रहेगा। जी और आज इस डाटा सेलिंग के माध्यम से अब बहुत सारे लोगों को आज आर्थिक रूप से हम मजबूत कर रहे हैं, हम स्वावलंबी बना रहे हैं, स्वास्थ्य की जानकारी हम दे रहे हैं, लोगों के अंदर लीडरशिप को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका जो एक उद्देश्य है डाटा सेलिंग का और आरसीएम जैसे महान अभियान का, उस उद्देश्य को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल संकल्पित हैं। हमारा संकल्प है कि हम जो डाटा सेलिंग और आरसीएम अभियान लोगों को दे सकता है उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, चाहे स्वास्थ्य क्रांति की बात है, महिला उत्थान की बात है। हर क्षेत्र में जो इस महान मिशन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और आज बहुत सारे लोगों को जो इस मिशन से मिलने वाली कामयाबी है, रॉयल्टी, टेक्निकल जैसा मुकाम पहुंचाने का हमारा दृढ़ संकल्प है और आज आज हम उसमें सक्सेस हो भी रहे हैं। आज मेरी टीम में लगभग 9 से 10 रॉयल्टी अचीवर्स हैं, 3 पल अचीवर हैं और आगे आने वाले 2025 में बहुत सारे लोग कामयाब होने जा रहे हैं। 2030 तक हजारों लोगों को हम इस सिस्टम के उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। हम इस मिशन का जो एक महान अभियान है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे और ईश्वर हमें जरूर इसमें आशीर्वाद देगा और दे रहा है। यही हमारा विजन है कि जन जन तक जितनी हमारी सोच है, जितनी हमारी पहुंच है, वहां तक हम अंतिम सांस तक इस मिशन को बढ़ाने का, फैलाने का प्रयास करेंगे ताकि जो इसका उद्देश्य है वो पूरा हो सके। जी। जी जी सर, बिल्कुल आपके अंदर वो जुनून है सर, वो जज्बा है। आपको लोग जोश मशीन के नाम से जानते हैं। वो कला आपके अंदर है टीम को मैनेज रखने की। हर तरीके से आपने बताया कि आपका आगे का विजन क्या है। आप संकल्प की शक्ति को आप फॉलो करते हैं। आप किस तरीके से हेल्पिंग नेचर सर आपका है, हमेशा टीम को आगे बढ़ाना, हमेशा मोटिवेट रखना, डिसिप्लिन में रखना। और संकल्प की ताकत आपने जिक्र किया कि बहुत बड़ा संकल्प है और आगे का विजन आपने बताया सर। अभी मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि अभी आप इस अभियान में, इस इंडस्ट्री में कितना समय दे पा रहे हैं सर? जो अचीवमेंट आपके अभी पास है, पार्ट टाइम में है सर, तो कितना समय दे पा रहे हैं अभी फिलहाल आप? जी प्रीत जी, अभी मेरे सामने समय का बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं लगभग सुबह पौने 7 बजे अपने कार्यस्थल के निकल जाता हूँ और लगभग वही 7 बजे मैं वापस आ पाता हूँ। 12 घंटे मुझे पूरा देना होता है जिसमें कि लगभग 4 से 5 घंटा मेरा ट्रेवलिंग का है, बाकी 6 से 6.5 घंटा विद्यालय के लिए मैं पूरा फोकस करता हूँ। और मेरा अपना एक सिद्धांत है, मैं जिस भी क्षेत्र में कार्य करता हूँ पूरे तन मन और धन के साथ कार्य करता हूँ। कहीं पर भी मुझे अंदर से एक आवाज प्रेरित करती है कि किसी भी क्षेत्र में मैं रहूं, मैं उस क्षेत्र में बेवफाई न करूं, मैं वहां पे काम चोरी न करूं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं जब विद्यालय में जाता हूं तो पूरी ताकत के साथ मैं कार्य करता हूं। और जिन जिन भी विद्यालयों में मैंने काम किया है, ये तारीफ की बात नहीं, मेरा अपना एक रिकॉर्ड है। और जब मैं उन विद्यालयों से निकला हूं तो लोगों ने बहुत कोशिश मुझे वहां रोकने की है कि आप यहीं रुकिए, आप मत जाइए। तो ये कार्य करने का एक प्रोसेस है, कार्य करने का एक कार्यशैली है और मैं इसी के साथ कार्य करता हूं। और इसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है उसको मैं आर्ट्स एंड मिशन में देने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले जो मेरा कार्य क्षेत्र था वहां पे मुझे लगभग 3:30 और 4 बजे के बाद कुछ टाइम मिलता था, 6-7 बजे तक मैं कार्य करता था, 2-3 घंटा मुझे मिल जाता था।
लेकिन इस नए कार्यस्थल में मुझे 7 बजे के बाद ही मुझे काम करने का मौका मिलता है, 7 से कभी 8, 9, साढ़े 9 बजे। और जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, जिस दिन मेरा अवकाश होता है, उस दिन मैं इस महान अभियान में कार्य करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जितना भी मैं कार्य करता हूँ, मैं क्वालिटी टाइम के अनुसार देने का प्रयास करता हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड में काम करने का प्रयास करता हूँ। टीम को पूरा मैनेज करने का प्रयास करता हूँ। और टीम मैनेज जब हो जाती है तो निश्चित ही परिणाम आने भी शुरू हो जाते हैं। आज मेरे से ज़्यादा मेरी टीम काम करती है। हाँ, मैं टीम को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से। और टीम बहुत बड़े तरीके से काम कर रही है। आगे आने वाला समय बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है जी। जी सर, बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है सर। जो हमें लाइव देख रहे हैं, लाइव व्यूअर्स के लिए काफी शानदार मैसेज है कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करके इस अभियान में एक पार्ट टाइम में उस अचीवमेंट तक पहुंचे। साथियों जो लाइव हमें सुन रहे हैं वो बहुत बड़ा सर ने अभी मैसेज दिया है कि अगर टाइम मैनेजमेंट आ गया तो सर जैसा लेवल हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पे सर आपने बात की कि टीम को मैनेज मैं करता हूँ एक अच्छे तरीके से, तो जूम मीटिंग के माध्यम से। तो अभी सर लाइव भी एक सोशल मीडिया से कनेक्ट सी हो गई है हाँ सभी लोगों की। यहाँ पे मैं आपने आपसे जानना चाहूंगा सर कि जो जूम मीटिंग या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो कितना पड़ा है सर। जी, आज सर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है, हर क्षेत्र में है। और यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। कोरोना के बाद आदरणीय गुरुदेव राव सर जी हमें जूम मीटिंग में लेकर के आए। यद्यपि हम उस टाइम पे बहुत टाल बुराई करते थे, लेकिन जैसे जूम मीटिंग में हम आए, कोरोना का टाइम था, लोग घर से बाहर नहीं थे, लेकिन जूम मीटिंग का इतना प्रभाव पड़ा कि हमारा बिजनेस लगातार बढ़ता गया। फील्ड जी वर्क कम था, लोगों से फिजिकल मीटिंगें कम थी, लेकिन सोशल मीडिया का या जूम मीटिंग का, ऑनलाइन मीटिंगों का इतना प्रभाव पड़ा कि बिजनेस लगातार बढ़ता गया। और उसके बाद जब से हम सोशल मीडिया का हमने इस्तेमाल किया, चाहे व्हाट्सएप की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, और विशेष रूप से जूम मीटिंग अगर बात करें तो जूम ने धूम मचाई है। और जो बात कही गई कि जिसका बिजनेस जूम पे, जिसकी टीम जूम पे, उसका बिजनेस बूम पे, ये हकीकत में ये सत्य साबित हुआ है। हकीकत में इससे परिणाम आए हैं। और आज हम लोगों के पास जो भी अचीवमेंट है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, उसमें सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम देखते हैं कि हम जूम मीटिंग के माध्यम से घर बैठे बैठे बहुत सारी जानकारियां ले लेते हैं, बहुत सारा नॉलेज हम ले लेते हैं। जबकि इस तरह के नॉलेज के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम देना होता था, पैसा खर्च करना होता था, मीटिंगों में जाना होता था। और आज घर बैठे बैठे अपने घर के अंदर से हम ये बातें सीख रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया का, जूम मीटिंगों का, ऑनलाइन मीटिंगों का कितना महत्व है। सोशल मीडिया एक माइंड मेकअप करता है। हम व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप पे तमाम प्रकार के हमारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग उन मैसेज को पढ़ते हैं। तो इससे हमारा एक माइंड मेकअप होता है और साथ में एक माहौल भी बनता है। तो कुल मिलाकर मैं अगर बात करूं तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आज किसी भी माहौल को चरम तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो माहौल गलत हो, चाहे वो माहौल सही हो, सोशल मीडिया बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी भागीदारी तय कर रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो ये ऑनलाइन मीटिंग आई, ये वरदान साबित हुई है। कहते हैं कि कोरोना किसी के लिए घर उजाड़ने जैसा था। बहुत सारे लोग इस दुनिया से गए हैं कोरोना के कारण। लेकिन जो हमारी ऑनलाइन मीटिंगों का सिस्टम शुरू हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के लिए और अन्य जो व्यवसाय है उनके लिए, तो ये किसी वरदान से कम नहीं हुआ है। यदि कोरोना 2019 में या अ, जब कोरोना भारत में आया या देश विदेश में आया, जी अगर ये 4-5 साल पीछे अगर आता, या मीन्स आगे की मैं बात करूं, पीछे नहीं आगे अगर आता, तो आज हम इतने ऑनलाइन पे जो है नहीं निर्भर हो पाते और हम पीछे हो जाते और हमारे अचीवमेंट भी पीछे हो जाते। तो बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हमें मिल रहा है जी।
जी सर, आपने सोशल मीडिया का रोल बताया सर, कितना इम्पोर्टेंट रोल है, जूम मीटिंग्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हर चीज में जो है कोरोना के बाद जो है हर व्यवसाय डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया। आपने इसकी इम्पोर्टेंस बताई सर। या आपने बताया लास्ट पॉइंट में आपने बताया कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव नेचर हमें आपको दिखता है सर। जिस तरीके से आप टीम को मैनेज करते हैं, टीम को लेकर आगे बढ़ने की जो आपके अंदर कला है, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि अगर मान लो अगर किसी साथी को आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे पहुंचना है, तो वो किस प्रकार की स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए सर? जी। अगर कोई आ, साथी आपके लेवल तक पहुंचना चाहता है, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, तो किस तरीके की स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए? जी, पहले मैं बात करूं कि जो एसोसिएट बायर हमारे पास आते हैं या हमारे ग्रुप में आते हैं, उस एसोसिएट बायर को आगे बढ़ाने के लिए पहले खुद हमारे अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए। पहले हमारे अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि ये एसोसिएट बायर हमारे ग्रुप में आ चुका है, अब मुझे इसे आगे बढ़ाना है। जी। उस एसोसिएट बायर की क्षमता से पहले हमें अपनी क्षमता को देखना होगा। आज क्षमताएं बहुत सारी होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उन क्षमताओं को निखारने वाला व्यक्ति चाहिए, उन क्षमताओं को एक प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए। और मेरा ये मानना है कि यदि हमारी अपलाइन एक्टिव है, एनर्जेटिक है, तो जो नए एसोसिएट बायर हमारे पास आते हैं उनको भी हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो हमारे कई एसोसिएट बायर क्षमतावान होते हुए भी क्षमतावान होते हुए भी वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो पहले मैं इस बात को महत्व दूंगा कि जो एसोसिएट बायर आ रहा है और जो उसको ला रहा है, पहले लाने वाले के अंदर क्षमता चाहिए, लाने वाला पहले मजबूत चाहिए। कई बार हम स्वार्थ बस कहें या लालच बस कहें, लोगों को ले आते हैं और मन में ये बात रहती है कि ये बंदा काम करे, मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। उसी पे हम धक्का मारना शुरू करते हैं। उसी उसी से फोन पे बात करना शुरू करते हैं, भाई ये काम करे, मुझे न करना पड़े। तो पहले तो जो अपलाइन है या जो स्पॉन्सर है उसको पहले अपने अंदर किसी एसोसिएट बायर को, किसी लीडर को आगे बढ़ाने की एक क्षमता खुद पहले डेवलप करनी पड़ेगी। जी सर। और अगर नए एसोसिएट बायर की अगर हम बात करें तो उनके पास एक विजन धीरे धीरे करके हम डेवलप करें। उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड हम डेवलप करें। उनके साथ हम फील्ड में काम करने के लिए पूरी प्लानिंग करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और नए एसोसिएट बायर से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े, बिलीव के साथ आगे बढ़े, और जो अपनी एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन है उस उसको पूरा फॉलो करते हुए आगे बढ़े। उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लें कि ये बंदा जरूर मुझे आगे बढ़ाएगा, ये बंदा मुझे जरूर कामयाबी तक पहुंचाएगा। तो इसमें दोनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। एसोसिएट बायर के अंदर भी क्षमता होनी चाहिए, और जो स्पॉन्सर हैं वो भी, या स्पॉन्सर या उससे ऊपर की जो अपलाइन है वो भी इस तरह की क्षमता रखता हो कि वो नए एसोसिएट बायर को संभाल सकते हैं। होता यह है कि हम लोगों को ले तो आते हैं, जैसे आपने भी बहुत बढ़िया अभी एक प्रोग्राम रखा था कि इनपुट का रेशो हमारा जितना होता है उससे ज्यादा रेशो हमारा आउटपुट का होता है। जी। उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोगों को ले तो आए लेकिन हम संभाल नहीं पाए। और यदि हमने संभालना शुरू कर दिया तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग में बादशाह बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बादशाह बन सकते हैं। चार लोग भी हमारे ग्रुप में अगर आते हैं तो उनको हम बहुत बड़े तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें दोनों की जो क्षमता है वो दोनों की क्षमता होनी बहुत आवश्यक है। और नए एसोसिएट बायर के ड्रीम को हम सुनिश्चित करें। मैं अब अगर अपनी वर्किंग प्रोसेस की अगर बात करूं तो मैं जो पहले फोकस करता हूं, मैं ड्रीम पे फोकस करता हूं। कोई भी नया एसोसिएट बायर मेरी टीम में आता है, मैं उसके ड्रीम्स पे बात करता हूं कि आपके ड्रीम क्या है, आपको क्या चाहिए। 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में आप क्या लेना चाहेंगे, आपके बच्चों का बर्थडे कब है, आपकी शादी की सालगिरह कब है, आपका बर्थडे कब है। एक इमोशनल अटैचमेंट ड्रीम के साथ करने की कोशिश मैं करता हूं। उसका ड्रीम को लिखवाने की कोशिश करता हूं कि आप जो है लिखें, अपने हाथों से लिखें
आपको कब क्या चाहिए, आपको कब क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए। तो जब एसोसिएट बायर इन बातों को, जो हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर है, इन बातों को थोड़ा सा इमोशनली लेने की कोशिश करता है, वो लिखता है, वो फिर जो है थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करता है, फिर हम उसको लगातार लगातार इन इन बातों पे फोकस करवाते हैं। फिर उनके साथ फील्ड वर्क में हम जो है जाना शुरू करते हैं, उनको लीडर बनाना शुरू करते हैं। उनके संकोच और जो हेजिटेशन है या ईगो है, उसको धीरे धीरे करके दूर करना शुरू करते हैं। तो नए एसोसिएट बायर निखरना शुरू होता है। और जब नया एसोसिएट बायर निखरना शुरू होता है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जब शुरू होती है, तो फिर जो है वो फिर कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू होता है, वो फिर जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो यहाँ पे दोनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, एसोसिएट बायर का भी और लीडर का भी, जिसने उसको स्पॉन्सर किया है, जो उसको संभाल रहा है। जी। जी सर, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपने बताया। आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए कि कैसे सर्ग जैसे लेवल तक पहुंचने के लिए एक एसोसिएट बायर को अंदर किस प्रकार की स्किल्स को होना बहुत अनिवार्य है। ये जो लाइव साथी आप जो हमें और रमेश देवराड़ी सर को सुन रहे हैं, वो रिलेट कर सकते हैं सर के इस मैसेज को। अगर आपको सर जैसे लेवल तक पहुंचना है, तो सर ने पॉइंट पे बात की कि जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो प्रपोजर कर रहा है, पहले उसको उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा, फिर आप जिसको प्रपोज कर रहे हैं उस साथी के साथ आप ड्रीम जगा सकते हैं। उसको डेवलप करने के लिए जो जो स्किल्स सर ने बताई, हमें उन पे काम करना है। काफी शानदार मैसेज सर आपने दिया। यहाँ पे मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पास एक बहुत अच्छी बड़ी टीम है, एक अच्छा लेवल सर आपके पास है, और वो भी पार्ट टाइम में है। यहाँ पे मैं आपसे एक शॉर्ट मैसेज में आपसे जानना चाहूंगा कि सर ये कला कहाँ से आई आपको, टीम को सर मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि होता क्या है सर, बहुत सारे लोगों के पास बड़ी बड़ी टीम है, लेकिन जो परचेज वॉल्यूम जो जनरेट हो पाता है वो बहुत कम कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट की पावर कम होती है। लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स नजर आ रही हैं सर, वो क्या, कैसे आप सर टीम को मैनेज करते हैं? जी। प्रीत जी, जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, पहले आपको खुद करना होगा। जी जी सर। अगर आपको टीम को मैनेज करना है, तो यहाँ पे टीम मैनेज ऑर्डर से नहीं होती है। टीम मैनेज होती है केयरिंग एटीट्यूड एटीट्यूड से। टीम मैनेज होती है कॉमन सेंस से। टीम मैनेज होती है प्लानिंग से। टीम मैनेज होती है आपके विजन से। जी आप जो अपने टीम में देखना चाहते हैं, पहले आपको खुद वो चीज इंप्लीमेंट करनी होगी। आप पहले वो बातें अपने अंदर लानी होगी। आप चाहते हैं कि आपकी टीम फील्ड वर्क करे, तो आपको पहले फील्ड वर्क करना होगा। आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम एजुकेशन ले, तो पहले एजुकेशन आपको खुद लेना होगा। आपकी टीम चाहती है कि आप होम मीटिंग्स करें, तो पहले हमें खुद ये सब चीजें पहले अपने अंदर करनी होगी। अर्थात आप अपनी टीम से जो करवाना चाहते हैं, पहले आपको खुद करना होगा। खुद वो चीज अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी होगी, अपनी हैबिट में वो चीज लानी होगी जो आप अपनी टीम से चाहते हैं। और यदि आप वो काम करवाना चाहते हैं जो आप खुद नहीं करते हैं या आपने खुद नहीं किया है, तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। पहला मेरा जो अपना मानना होता है कि पहले वो सारे काम हमें खुद करने हैं। होम मीटिंग की बात है तो पहले हमें खुद करनी है। हमें सीडी सुनने की बात है, पहले हमें खुद सुननी है। हम वो सब काम पहले करें जो हम अपनी टीम से कराना चाहते हैं। पहली बात तो टीम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि हमारे अंदर ईगो ना हो, क्योंकि कई बार ईगो से हमारी टीमें बहुत ध्वस्त हो जाती है कि मैं तो अपलाइन हूं और मेरी बात माननी चाहिए, ये होना चाहिए। ये जो ईगो हमारे अंदर होता है, हाँ डिग्निटी होनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक ईगो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा जो नया एसोसिएट बायर है, उसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं है, वो कुछ ऐसी बातें कर सकता है कि जो कि हमें मतलब सूट ना हो, लेकिन फिर भी हमें उसको जो है स्वीकार करने की कोशिश करनी है, उसकी समझ के अनुसार, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार। नया एसोसिएट बायर है, वो कहीं पर दिक्कत कर सकता है, कहीं पर नाराज हो सकता है, कहीं पे चैलेंज को वो फेस कर रहा हो, तो हमें उसको समझना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना है। हमें टीम के साथ लगातार लगातार रिलेशन बिल्ड करने हैं। पंडित जी एक बात कहेंगे, वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। यदि अगर हम अपनी टीम के अंदर रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, अच्छे रिलेशन अगर हमारे अपनी टीम के साथ नहीं है, तो फिर हम बहुत बड़ी टीम को मैनेज नहीं कर सकते हैं।
और रिलेशन बिल्ड कब होते हैं? जब हमारे अंदर एक निस्वार्थ भावना होती है, हमारे अंदर ईगो नहीं होता है, हमारे अंदर एक ही उद्देश्य होता है कि मैं अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ा सकूं। तो दूसरा जो पॉइंट है कि हम अपनी टीम के अंदर रिलेशन बहुत अच्छी तरह से बिल्ड करें। हम अपनी टीम की प्रगति के लिए लगातार सोचते रहें, लगातार लगातार टीम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, टीम को कैसे कामयाब कामयाब किया जाए। तो ये जो फीलिंग है ये टीम के अंदर भी जाती है कि मेरी अपलाइन मेरे लिए इस तरह से सोच रही है, इस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो निश्चित ही फिर जो है टीम मैनेज होना शुरू हो जाता है। वो कहा जाता है कि आपकी अपलाइन आपसे स्नेह करें और आपकी लाइव लाइन आपको रिस्पेक्ट करे। और रिस्पेक्ट तब करेंगे जब आप उस लायक बनेंगे। अगर मेरे अंदर इस तरह का भाव नहीं है कि मेरी टीम मुझे रिस्पेक्ट करे, तो फिर वो भारी भारी लगेगा। और रिस्पेक्ट के लिए आपको रिस्पेक्टेबल बनना पड़ेगा। आपको रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टेबल कब बनेंगे? जब आपके अंदर डेडिकेशन होगा, जब आपके अंदर टीम के प्रति समर्पण होगा, जब टीम की कामयाबी के लिए आप लगातार लगातार प्रयास करेंगे, टीम को आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयास करेंगे, टीम के साथ फील्ड वर्क करने के लिए आप लगातार प्रयास करेंगे, टीम को रिजेक्शन के मोड से आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार जब प्रयास करेंगे, तो टीम आपकी कदर करेगी। और जब टीम जो है अपलाइन की कदर करती है, तो अपलाइन को टीम को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। और जब जब जो है टीम अपलाइन की कदर नहीं करती है, तो अपलाइन के द्वारा बताई गई बातें फिर टीम फॉलो नहीं करती है। कई बार फिर आपस में विवाद हो जाते हैं, कई बार कई दिक्कतें हो जाती है। तो ये इन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। और दूसरे में, यदि टीम में कहीं भी विवाद हो रहा है, कहीं भी विवाद हो रहा है, होता है, मानो मन है, कहीं पर कई चैलेंज आ जाते हैं, हमें तुरंत ही उसको उस विवाद का समाधान करना चाहिए। किसी भी तरह का विवाद हो सकता है, चाहे वो फाइन ट्यूनिंग का विवाद हो सकता है, कहीं पे परचेज वॉल्यूम का विवाद हो सकता है, कहीं पे टीम के साथ सपोर्ट न करने का विवाद हो सकता है। ये सारे विवाद जितनी जल्दी हम सॉर्ट आउट करेंगे, उतनी बढ़िया तरीके से हम टीम को मैनेज कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा कि इस प्रत्येक लीडर को सम्मान देना हमें सीखना है। चाहे वो नया एसोसिएट बायर है, चाहे वो आ, पुराना लीडर है, सबके साथ हम सम्मान के साथ पेश आए। ये नहीं कि कोई नया एसोसिएट बायर और मेरा ईगो वहां पे बहुत ज्यादा आ रहा है कि यार ये कुछ नहीं जानता है। ऐसा नहीं। उस नए एसोसिएट बायर, हाँ वो इस सिस्टम में नया हो सकता है, लेकिन उसके पास जीवन के अपने अनुभव हैं, उसके पास अपनी कामयाबी है। हम उसके अनुभव को, उसकी स्किल को, उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ यूज कर सकते हैं। तो प्रत्येक एसोसिएट बायर के अंदर कुछ ना कुछ नई क्वालिटी होती है। और हम कई बार क्या कर लेते हैं हम कि साहब ये नया है, कुछ नहीं जानता है, हम उसके ईगो को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ अनावश्यक डिस्कस करते हैं, तुम नहीं जानते हो। हाँ, हो सकता है कि उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी ना हो, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ जानकारी होती है। तो हमें प्रत्येक का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक के अंदर जो स्किल है, उस स्किल का सम्मान करते हुए हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट है टीम को मैनेज करने के लिए, बहुत सारे कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं टीम को मैनेज करने के लिए। और कहा जाता है कि जैसे लीडर होता है वैसे उसकी टीम होती है। और ये बिजनेस लीडरशिप का है। जितना ज्यादा हम अपने अंदर लीडरशिप लाने की कोशिश करेंगे, और लीडरशिप आचार्य गुरुदेव राव सर कहते हैं कि लीडरशिप सीखी जा सकती है। मैं इस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ और बहुत ज्यादा प्रयास करता हूँ, बहुत ज्यादा सीखने का प्रयास करता हूँ कि मैं अपनी लीडरशिप को किस तरह से बेहतर करूँ, ताकि मैं अपनी टीम को मैनेज कर सकूँ। हाँ, मैं ईगो को बिल्कुल जीरो करता हूँ, मैं डाउट और हेजिटेशन को जीरो करता हूँ। टीम के साथ बहुत केयरिंग एटीट्यूड के साथ मैं पेश आता हूँ। टीम के साथ कैसे प्लानिंग की जाए, और उस प्लानिंग के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कितना भी पेन हो रहा। कई बार मैं 300-400 किलोमीटर बाइक से निकलता हूँ, 400-500-700 किलोमीटर बाइक से मैं निकलता। अभी पिछले महीने नवंबर में मैंने 700 किलोमीटर बाइक चलाई 3 दिन में। मेरी टीम ने मुझे नहीं बुलाया कि आप आओ, मैं खुद गया कि यार मेरी ये टीम है, मुझे जाना चाहिए, मुझे इनको सपोर्ट करना चाहिए, मुझे इनके साथ फील्ड में काम करना चाहिए, मुझे इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित ही जब टीम के पास में गया, टीम के साथ फील्ड वर्क मैंने किया, बिना उनके बुलाए हुए 700 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, तो निश्चित है कि टीम भी सोचेगी कि हमारी अपलाइन जो है इतना भाग रही है, इतना पागल हो रही है हमारे पीछे। तो हमें टीम को मैनेज करने में फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टीम आपकी फॉलोअर होगी। टीम आपकी फॉलोअर होगी, क्यों फॉलोअर होगी? क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका केयरिंग एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका विजन, आपकी प्लानिंग, आपकी टीम को आगे बढ़ाने वाली सोच, ये आगे आ जाएगी। और ये आगे आगे आ जाएगी तो टीम को मैनेज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जी। जी सर, सल्यूट है सर आपकी लीडरशिप को। और आपने जो एक एक पॉइंट को बताया कि किस तरीके से हम एक अच्छी टीम को मैनेज कर सकते हैं,
तो जो साथी हमें लाइव सुन रहे हैं, उस आपने रिलेट किया होगा सर की बातों से कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी टीम हो तो पहले हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। खुद जो हम टीम में चाहते हैं कि टीम फॉलो करे, वो हमें खुद पहले फॉलो करना पड़ेगा। एक अच्छी रिस्पेक्ट उन्हें देनी पड़ेगी। अच्छा मैनेजमेंट अगर हम चाहते हैं तो सभी को एक माहौल में लेके आना होगा। वो सर ने आज वो पॉइंट अभी डिस्कस किया हमारे साथ। सर काफी अच्छा लग रहा है सर आपसे वार्तालाप करके। और मैं तो धन्यवाद करूंगा सर आपका कि बहुत समय से मैं ट्राई कर रहा था कि सर के साथ एक एपिसोड होना चाहिए, तो आपने कीमती समय निकाला सर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे आपने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको लोग बोल रहे थे कि एक अच्छी खासी जॉब आपके पास है, आप तो प्रधानाचार्य के पद पे हैं, तो फिर क्यों इस में पड़ रहे हैं, हल्दी नमक मिर्च धनिया वाले काम में, आपको क्या जरूरत है इसकी। लेकिन वहां पे सर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि कई लोगों को, जो नए लोग एसोसिएट होते हैं, उनके सामने भी ये चैलेंजेस आते हैं। वो आपने बता दिया कि क्योंकि आपका विजन क्लियर था सर उस समय पे, जब लोग आपके साथ ये बोल रहे थे, ये ताने आपको मार रहे थे। यहाँ पे अगर कोई नया एसोसिएट होता है सर, उसको फील्ड में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। वो किस चीज को फॉलो करे सर, ताकि रिजेक्शन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला मामला है सर, वो किस चीज को फॉलो करे उस समय पे ताकि रिजल्ट्स उसको उससे विपरीत मिले। जी सर, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो नए एसोसिएट आ रहे हैं, नए एसोसिएट बाहर हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारी टीम में आ रहे हैं, हमारे इस मिशन में आ रहे हैं, उन्हें अपना बिलीफ लेवल को बहुत मजबूत करना होगा, विश्वास को बहुत मजबूत करना होगा। जी। यदि रिजेक्शन बड़े होंगे, विश्वास कमजोर होगा, तो फिर हम लुढ़क सकते हैं, हमारा एसोसिएट बाय लुढ़क सकता है, और नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो इस सिस्टम से बाहर जा सकता है। तो सबसे पहले बिलीव लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरे में मैं अगर बात करूं नए एसोसिएट बार से, आपको अपने ड्रीम को मजबूत करना होगा। और ड्रीम एक बार बोलने से नहीं होगा, ड्रीम एक बार लिखने से नहीं होगा, लगातार 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 ड्रीम पे। मैं अपनी बात करूं सर, मैं स्टार्टिंग में जब सिस्टम आए तो बाइक में चलाता था, और मैं दिन में कम से कम 500 बार 700 बार अपने ड्रीम को रिपीट करता था। जहां पे मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कि मुझे ड्रीम बोलना चाहिए, तो मैं बाइक पे यानी कि हाथ से बाइक को बजाता था और ड्रीम बोलता था, ताकि मेरे अंदर निगेटिविटी का प्रभाव ना हो, मेरे अंदर जो रिजेक्शन है वो प्रभाव ना हो। अब मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया, तो फिर बाहर के रिजेक्शन हमारे सामने नहीं टिक सकते हैं, जो मैंने पहले भी अपनी बात की थी। तो नए एसोसिएट बायर्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप विश्वास कीजिएगा, आप अपने ड्रीम को मजबूत कीजिएगा। आपका ड्रीम रॉयल्टी का हो सकता है, आपका ड्रीम जो है बड़े बड़े घर का हो सकता है, आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन बिना विश्वास के नहीं मिलेगा, बिना विश्वास के नहीं मिलेगा। विश्वास करना ही होगा, और विश्वास के लिए आपको फील्ड वर्क भी करना होगा, विश्वास के लिए आपको माहौल में रहना होगा, विश्वास के लिए आपको अपनी अपलाइन लाइफलाइन से लगातार संपर्क में रहना होगा, तभी जाके आपका विश्वास बढ़ेगा। आप अकेले अकेले विश्वास को नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको माहौल में रहना होगा, आपको लगातार फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, लगातार अपनी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपका फील्ड वर्क से भी आपका विश्वास बढ़ेगा। आपके पास जो है धीरे धीरे करके अचीवमेंट भी आना चाहिए, धीरे धीरे करके अचीवमेंट आएगा तो विश्वास और बढ़ेगा। ये विश्वास को बढ़ाने के प्रमुख हथियार हैं कि आप जो है फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जो है माहौल में रहें, आप धीरे करके अचीवमेंट की तरफ बढ़ें, और इस सिस्टम का जो विजन है उसको समझ लें कि रॉयल्टी जैसी इनकम। आज मैं बात करूं, मेरा वेतन कई बार जो है गवर्नमेंट का बजट नहीं होता है, पैसा मार्केट से उधार लेती है, कभी महीने में लेट हो जाता है, कभी 2-2 महीने में वेतन मिल पाता है। लेकिन आरसीएम मिशन की ताकत है कि प्रत्येक महीने 5 से 6 तारीख को पैसा हमारे पास आ जाता है। दूसरे में बात करूं, मैं 30 दिन का जो महीना होता है उसमें लगभग लगभग 20 से 22 दिन हमें काम करना होता है। कई महीनों में तो 24 दिन छुट्टियां कम होती है, 4 संडे अगर हटा दी जाए, 25-26 दिन काम करना होता है। जी सर। आ, इस बीच हमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सीएल मिलती है, कुछ हमें छुट्टियां मिलती हैं। उसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है। आज लगभग 24 साल मुझे गवर्नमेंट जॉब करते करते हो गया है। एक महीने भी अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुझे कुछ छुट्टियां वगैरह मिल सकती हैं, मेरा वेतन निकल सकता है, लेकिन दूसरे महीने नहीं जाऊंगा, मुझे मेडिकल की जो व्यवस्था होती है वो देख करके वेतन मेरा कुछ दिनों बाद निकल सकता है, और उसके बाद कुछ दिनों का मेडिकल और हमें मिलता है। उसके बाद आप देखिए क्या चमत्कार है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुझे वेतन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, नो वर्क नो पे, काम नहीं तो पैसा नहीं। लेकिन यहां पर मैंने 4-5 साल पार्ट टाइम पे
इस सिस्टम को सीखने का प्रयास किया, अपनी दुकान बदली, सामान को खरीदा, सामान की दुकान बदली, अपनी सोच बदली। और चमत्कार क्या हुआ कि आज मैं महीने में, अगर मैं बात करूं इन 3-4 महीने की मेरी जो वर्किंग प्रोसेस है, मैं केवल संडे को ही काम कर पाता हूं, या कभी 7 बजे बाद कहीं मेरा अपॉइंटमेंट होता है उसको मैं कर पाता हूं। महीने में अगर मैं टोटल अगर घंटे की बात करूं तो लगभग 10, 12, 15 घंटे भी मैं काम नहीं कर पाता हूं। इतना मैं टाइम नहीं दे पाता हूं वर्तमान में। और इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है। और ये 10, 15 घंटे भी बाई दी अगर मैं न दे पाऊं तो मेरी इनकम पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, इस बात को सोचिएगा, आरसीएम मिशन ये दे सकता है कि आप एक स्थिति के बाद काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको पैसा आएगा, आप काम करेंगे तभी पैसा आएगा। जबकि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए 23 से 24 साल पढ़ाई की है। जो कंपटीशन है वो कंपटीशन फेस किया है। लोकसभा आयोग जहां पर कि एसडीएम डीएम तैयार तैयार होते हैं, वो प्रोसेस फॉलो किया है, उस प्रोसेस से मैं आगे बढ़ा हूं। और आज 24 साल के बाद भी 1 महीने की सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे 5-6 साल पार्ट टाइम पे काम करते करते अगर आज काम नहीं भी करूंगा, मुझे पैसा मिलता है। और मुझे ही नहीं मिलेगा, मुझे ही नहीं मिलता है, बल्कि ये रॉयल्टी जैसा जो मुकाम है वो मेरी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ट्रांसफर होता है और हो रहा है। यानी कि देखिए आप, इसका विजन कितना मजबूत विजन है कि हम 2 साल, 5 साल, 6 साल इस सिस्टम में लगे रहते हैं और उसके बाद हम काम नहीं भी करेंगे फिर भी पैसा आता है। तो नए एसोसिएट बायर से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप विश्वास को मजबूत करें, विश्वास को मजबूत करें, अपने ड्रीम को लिखें, बोलें, विजुलाइज करें। हाँ, आपका बिजनेस अप डाउन हो सकता है, आपका बिजनेस कई बार अप होगा, कई कई बार डाउन होगा, उससे घबराए मत। ये प्रकृति का नियम है, अप डाउन होगा। वो हार्ट की जब हमारे चेस्ट की ईसीजी आती है वो भी अप डाउन होती है। हमें इससे कहीं कहीं पर भी अपना आपको प्रभावित नहीं करना है, बस लगे रहना है, सिस्टम के अनुसार लगे रहना है। कई बार अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपके मन में निगेटिविटी आ रही है, तो आप अपने अपलाइन से संपर्क करें जो एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है। आप माहौल में रहिए और आप काम करने के लिए अपना आपको जिद्दी बनाइए। काम करने को अपने आपको जिद्दी बनाए तो निश्चित ही आप जो है सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, बस अपने आप को मजबूत कीजिएगा जी। जी सर, बहुत शानदार मैसेज, पॉइंट टू पॉइंट आपने बात की सर। कैसे एक जो एसोसिएट बायर है उसको रिजेक्शन मिले तो वो उसके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो अपने आप को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। खुद का जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रोंग होगा तो फिर चाहे लोग कुछ भी बोले, ये समाज कुछ बोले, हमें अपने काम में लगन से लगे रहना है। शानदार मैसेज आपने दिया। जो लाइव हमें देख रहे हैं वो रिलेट कर रहे होंगे सर के अंदर की लीडरशिप को, आप देख रहे होंगे, देखा है, क्योंकि चैलेंजेस से वो सर यहाँ इस लेवल तक पहुंचे हैं। किन किन चैलेंजेस से सर इस लेवल तक पहुंचे वो सर ने हमें बताया। गवर्नमेंट जॉब पार्ट टाइम में सर के पास लाखों रुपए वहां से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री को सर ने चुना। वो आज सर ने हमें बताया कि क्यों मैंने इस इंडस्ट्री का चुनाव किया और क्यों मैंने आरसीएम को चुना। सर के पास सर ने बताया कि नए एसोसिएट बायर के साथ जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे वो मैनेज कर सकता है, एक अच्छी टीम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सर ने डिस्कस किया। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और सर मेरे माइंड में आ रहा है कि कौन कौन सर इस अभियान में शामिल हो सकता है, इस इंडस्ट्री में शामिल हो सकता है। किस किस प्रकार के जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग, जैसे आपके पास गवर्नमेंट जॉब में सर आप प्रिंसिपल के पद पे हैं, लेकिन एक लेवल पे एक एटीट्यूड होता है लोगों के अंदर, तो कौन कौन सर इस अभियान में शामिल हो सकता है। जी प्रीति जी, मुझे तो लगता है कि जो मनुष्य है और जिनके अंदर मानवता है, जिनके अंदर इस मनुष्य जीवन का जो वास्तविक रूप है उसको जीने का जो एक उद्देश्य है, अगर यदि हम इस भावना को समझते तो प्रत्येक आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए, और विशेष रूप से आरसीएम जैसे मिशन में, आरसीएम जैसे महान उद्देश्य में। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए सिस्टम नहीं बना है, ये संपूर्ण मानवता के लिए बना है, संपूर्ण मानवता के लिए बना है। क्योंकि यहां पे आप देखें, हर चीज हमें मिलती है। हमें पैसा मिलता है, हमें मान मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है, हमें स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है, हमें देश के लिए काम करने का मौका मिलता है, हमें लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आप बताइए कि आरसीएम अभियान के अलावा कहाँ पे ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि ये सारी चीजें आपको एक मंच पे मिलती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो लीडर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको जरूर
इस तरह के अभियान में आना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन का जो एक संपूर्ण उद्देश्य है, एक उद्देश्य नहीं है, संपूर्ण जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम बहुत सारे कार्य, और इन कार्यों की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होता है। यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे सिर्फ पैसा मिलता है, हाँ मैं उसके बदले जो है अपनी सेवा कर रहा हूं, लेकिन इस उद्देश्य के माध्यम से आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। क्या ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है? कल के दिन हम लोग जो है अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पहुंचा पा रहे हैं। क्या ये उद्देश्य नहीं है मनुष्य जीवन का? क्या उसको नाम मिले, उसको सम्मान मिले? तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के महान अभियान में आना चाहिए। और आ, लेकिन इसके पीछे एक एक तर्क ये भी देना चाहूंगा कि जिनका भाग्य, जिनका प्रारब्ध सही होता है, उनको ही आरसीएम जैसा महान मिशन मिलता है। कुछ प्रारब्ध का भी खेल है, क्योंकि हम कुछ कर्म लेकर के आते हैं ऊपर से, और उन कर्मों के अनुसार ही हमें वर्तमान में यहाँ पे प्रशंसा मिलती है, अवसर मिलते हैं, विपरीत प्रशंसा मिलती है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास आरसीएम जैसा महान मिशन है। ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, पूर्व जन्म में कुछ हमने अच्छा काम किया होगा, हमारे माता पिता ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा कि इतना शानदार मिशन, जिसको आज जिस जीवन की शैली को पाने के लिए, जीने के लिए लोग जो हैं बहुत प्रयासरत हैं, वो हमें जो है गॉड गिफ्टेड मिला है, बिना चाहत के मिला है। तो इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, माता पिता को कोटि कोटि नमन, कि जिनके माध्यम से इतना शानदार, इतना जानदार, इतना धमाकेदार मानव जीवन रूपी मिशन हमें मिला है। जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी बात आपने रखी कि ये लकी लोगों को मिलता है, जिनके भाग्य में रहता है उन्हीं के पास ये खुद चल कर आता है। आपने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कि मैं लकी रहा कि मेरे पास ये चल कर आया। और अभी जैसे आपने बताया कि हर कोई इसको कर सकता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी पद पे कोई भी इंसान हो, उसको लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और सर आपने एक बहुत बढ़िया लाइन मेरे को लगी कि आपने, जब मैं पूछ रहा था आपसे कि इसमें किस किस को हम जो है शामिल कर सकते हैं, उसमें आपने पहले ही एक पॉइंट रख दिया था कि अब मैं लोगों को, जब मैं जॉब में था, जब मेरे पास ये अभियान में मैं शामिल नहीं हुआ था, तब मैं किसी लोगों को 400-500 रुपए की नौकरी नहीं दे पाया। लेकिन आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। तो हम रिलेट कर सकते हैं कि ये कैसी इंडस्ट्री है, ये ड्रीम जगाने की इंडस्ट्री है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की ये इंडस्ट्री है। सर ने बताया कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, एक हेल्पिंग नेचर, एक सपोर्टिव नेचर, कैसे हम पर्सनल अपने खुद की इनकम तो आपको जॉब से भी मिल रही है, सर को भी मिल रही है, अभी सर ने बताया, लेकिन अपने आप को डेवलप करने की, अपने स्किल्स को डेवलप करने की अलग अलग डेवलपमेंट इस अभियान में, इस इंडस्ट्री में शामिल होने के बाद हम कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, अपने कीमती समय हमें दिया। और ऐसे लगातार एक और शानदार एपिसोड के साथ मैं मिलता रहूंगा आप सभी से। जो लाइव देख रहे हैं, सर के लिए एक लाइक तो बनता है कि सर ने आज इतनी बेहतरीन जानकारी हम सबके साथ शेयर की, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था सर का। मैं भी काफी दिनों से ट्राई कर रहा था कि सर कब कनेक्ट होंगे, कब कनेक्ट होंगे, तो आज सर का समय समय मिला। तो रमेश तिवारी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप प्रीत राव टॉक्स में आए और अपनी बात रखी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीत जी, आपने मौका दिया इतने शानदार प्लेटफॉर्म पे आने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जो लाइव देख रहे हैं, सर के लिए कमेंट करें जो भी आज आपने सीखा है सर से। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ग्रेट पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू सो मच।